अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग एब्सेस यानी कि हमारे लंग का इन्फेक्शन। लंग के इन्फेक्शन के क्या-क्या रीज़न्स होते हैं, इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, पैथोजेनेसिस क्या होती है मीन्स कि इसका जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह से एक इन्फेक्शन जो है वो डिज़ीज़ कॉज़ करता है। इसके अलावा इसकी मॉर्फ़ोलॉजी, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर कवर करनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ मीन्स के एग्ज़ाम्स के अंदर किस तरह के केसेस आपको बताए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आता है, वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो ये हमारे पास क्या है, लोकल सुपर एक्टिव प्रोसेस है जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होती है, टिश्यू नेक्रोसिस होती है ऑफ द लंग टिश्यूज़। मीन्स कि हमारे जो लंग के टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ होगी। नेक्रोसिस मीन्स की टिश्यू डेथ, तो उनकी नेक्रोसिस होगी और ये हमारे पास क्या होगा, एक लोकल एरिया पर होगा ज़्यादातर। मतलब ये कम्प्लीटली जनरलाइज्ड एरिया पर नहीं होता, ग्लोबल एरिया पे नहीं होता, बल्कि हाँ, ये हो सकता है कि ये सिंगल या मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक लोकल एरिया पे होते हैं। ठीक है। बात करते हैं एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी क्या होती है हमारे पास, कॉजेज़। और इसके अलावा पैथोजेनेसिस हमारे पास क्या होती है, मैकेनिज़्म जिसके थ्रू जो है वो डिज़ीज़ डेवलप हो रही है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका कॉमन कॉज़ है वो है बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है, कौन-कौन से बैक्टीरियाज़ हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास लंग के अंदर एब्सेस हो सकते हैं, यानी कि लंग्स के अंदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो कॉमनली हमारे पास एक जो हमारे माउथ के अंदर भी प्रेज़ेंट होते हैं, 60% हमारे पास केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एनएरोबिक ऑर्गेनिज़म्स यानी कि एनएरोबिक बैक्टीरियाज़, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरियोइड्स हो गया, फुज़ोबैक्टीरियम हो या फिर पेप्टोकोकस, ये हमारे पास नॉर्मली हमारे ओरल कैविटी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी फिनोमिना के तहत वो जो है वो हमारे माउथ से हमारे लंग्स के अंदर अगर चले जाएँ, तो फिर वहाँ जाकर ये जो हमारे पास एक रीज़न हो सकता है लंग एब्सेस का। तीसरी चीज़ हमारे पास है मिक्स इन्फेक्शंस। ऐसे इन्फेक्शंस जो कि हमारे इन्हेलेशन के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, हमारे माउथ के थ्रू या फिर किसी नोज़ के थ्रू किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन मटेरियल का हमारी बॉडी के अंदर जाना, और फिर उसके अंदर जो है वो डिफरेंट हमारे पास बैक्टीरियाज़ भी प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरियाज़ जाके हमारे लंग्स के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कॉज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या-क्या रीज़न्स होते हैं, क्या-क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये हमारे अंदर बॉडी के जाते हैं। तो वो कौन-कौन से कॉजेज़ हैं? तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो प्राइमरी लंग एब्सेस है, उसके अंदर 80% केसेस ऐसे होते हैं जिसका जो रीज़न है वो एस्पिरेशन है। मीन्स के हमारे माउथ के थ्रू हो सकता है, कोई हमने लिक्विड लिया है, कोई फूड लिया है, या फिर डायरेक्ट हमारी नोज़ के थ्रू जो है वो पार्टिकल हमारे अंदर गया और उसने जो है वो इन्फेक्शन कॉज़ किया। तो वो क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। अगर किसी पर्सन को जो है वो, किसी इंडिविजुअल को कफ रिफ्लेक्स जो है वो सप्रेस्ड है, वो किस वजह से हो सकता है, किसी एनेस्थीसिया की वजह से हो सकता है, उसका कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो इम्प्रूव्ड ना हो, जो है वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं कर रहा। इसके अलावा कोई उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स है, या तो फिर वो जो है वो कोमेटिक पेशेंट है, वो अपने होश में ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर कोई अल्कोहलिक जो है वो इंटॉक्सिफिकेशन है, या फिर ऐसा पेशेंट जिसके अंदर जो है वो सीज़र्स के डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि उसको कोई ट्रिमर्स या झटके लगने की कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका जो कफ रिफ्लेक्स है वो सप्रेस्ड है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी लंग एब्सेस होने के चांसेस हैं। सेकंड है हमारे पास सीवियर डिस्फेजिया, यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। मतलब कि जब हम कुछ खा रहे होते हैं, तो अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, या फिर उसको जो है वो एसोफेगस की कोई डिज़ीज़ है, यानी कि उसका जो फूड पाइप है उसकी कोई डिसऑर्डर है, कोई भी उसको जो है वो हो सकता है उसको कंजेनाइटल कोई डिज़ीज़ है एसोफेगस की, या फिर कोई भी जो है वो डेवलपमेंटल कोई भी उसको एसोफेगस की डिसीज़ है, तो उसके अंदर जो है वो उसके अंदर जो है वो निगलने के लिए जो है वो उसको डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटेक्टिव वॉमिटिंग, यानी कि अगर कोई पेशेंट है जिसको कोई जीआईटी का या स्टमक का मसला है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो प्रोलॉन्ग्ड उनकी वॉमिटिंग हो रही होती है बार-बार, तो उसकी वजह से भी जो है वो उनको अ, इन्फेक्टेड मटीरियल के अंदर जाने का चांसेस हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी डेंटल हाइजीन को मेंटेन नहीं करता, उसकी जो डेंटल हाइजीन है वो पुअर है, वो अपनी दाँत की सफाइयाँ या फिर अपने माउथ की सफाई नहीं रखता, तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी चांसेस होते हैं। ठीक है। इनिशियली क्या होगा, इन सारी एस्पिरेशन के नतीजे में इनिशियली हमारे पास क्या होता है, निमोनिया होता है। निमोनिया क्या है, ये भी हमारे पास एक लंग इन्फेक्शन है। लंग इन्फेक्शन का जो है वो उसको निमोनिया भी कहा जाता है। एक लंग इन्फेक्शन हमारे पास एब्सेस अलग चीज़ है, निमोनिया अलग चीज़ है। निमोनिया जब जो है वो डेवलप्ड हो जाए, प्रोग्रेस हो जाए, तो वो एब्सेस भी कॉज़ कर सकती है। ठीक है। इनिशियली हमारे पास निमोनिया होता है। ठीक है। जो कि हमारे पास क्या करवाता है, टिश्यू नेक्रोसिस, मीन्स कि टिश्यू की डेथ करवाता है। मीन्स के एस्पिरेशन के अलावा और कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है वो लंग एब्सेस हो सकते हैं। तो जो हमारे पास प्राइमरी लंग एब्सेस है, उसका एक मेजर कॉज़ जो है वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के निमोनियाई या फिर न्यूमोकोकस, ये सारे वो बैक्टीरियाज़ हैं जो कि रीज़न्स हैं लंग एब्सेस का, जो कि हमारे पास पोस्ट निमोनिक एब्सेस फॉर्मेशन के बाद होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है पोस्ट ट्रांसप्लांट और अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, ऐसे पेशेंट जिन्होंने कोई जो है वो सर्जरी करवाई हुई, कोई ट्रांसप्लांटेशन करवाई हुई है और वो उसकी मेडिकेशंस लेते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स या फिर ऐसे इंडिविजुअल जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर भी चांसेस होते हैं कि लंग एब्सेस उनको होगा। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद मेडिकेशन यानी कि ड्रग्स यूज़ करता है, ठीक है, पिल्स यूज़ करता है, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और वो भी जो है वो लंग एब्सेस उनके अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरियल इन्फेक्शन मीन्स के ऐसे इंडिविजुअल जो कि जिनकी एयरवेज यानी ब्रोंकाइज या साइनसिस के अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई अदर पैथोजन जो है वो गया है और उसने क्या किया कि इन्फेक्शन किया और वो स्प्रेड हुआ थ्रू लंग्स, और फिर उसमें जो है वो जो है वो एक रीज़न हो सकता है लंग एब्सेस का। इसके अलावा हमारे पास है ब्रोंकाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे एयरवेज हैं यानी ब्रोंकाइज हैं वो डैमेज हो जाएंगे और वाइडेंड हो जाएंगे यानी फैल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे पास ब्रोंकाइज जो है वो हार्ड हो जाएंगे और वहाँ से जो है वो म्यूकस क्लियर नहीं होगा। ठीक है, म्यूकस क्लियर नहीं होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन के बाद जो है वहाँ पर एब्सेसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लंग एब्सेस होने के चांसेस होते हैं। जो है वो सेप्टिक एम्बोलिज्म मीन्स के एम्बोलिज्म क्या होता है कि कोई भी ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है जैसे कि ब्लड क्लॉट हो गया, कोई एयर बबल हो गया या कोई भी सेल्युलर डेब्रिस, अगर जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो हो जाए, क्लॉट हो जाए, तो वो ट्रैवल करके किसी और जगह पर ब्लड स्ट्रीम के अंदर वहाँ पे जाके लॉज हो जाए, तो वो क्या कॉज करवाती है, थ्रोम्बस कॉज करवाती है। तो वो थ्रोम्बस अगर सर्कुलेशन के थ्रू, सिस्टमिक वीनस सर्कुलेशन के थ्रू हमारे क्या होता है कि हमारी जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है वो सर्कुलेट करके कहाँ जाती है, हमारे राइट हार्ट की तरफ। राइट हार्ट से जो है वो ट्रैवल करके कहाँ जाती है, लंग्स की तरफ। तो हमारी इस तरह से ये जो है सर्कुलेशन वर्क करती है। तो वहाँ पर अगर लंग के किसी भी पोर्शन पे जाके उस थ्रोम्बस, वो जो थ्रोम्बस था वो लॉज कर गया वहाँ पे, जो है वो उसने क्या किया, फिर वहाँ से जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है उस जगह पर और कैविटी बन के वहाँ पे एब्सेस कॉज कर सकती है। यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी मैलिग्नेंसी है, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो इन्फेक्शन जो है वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के अंदर जो है वो हो रहा है, तो न्यूप्लेजिया हो सकता है। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक पेनिट्रेशन ऑफ द टू द लंग्स। ठीक है, अगर कोई ट्रॉमा है, फॉर एग्जांपल कोई इंजरी आपको डायरेक्टली आपके लंग्स के अंदर कोई चीज़ जो है वो लग जाती है, तो वहाँ पे भी ये एब्सेस कॉज कर सकती है। इसके अलावा एक रीज़न है डायरेक्ट एक्सटेंशन, यानी कि आपके जो सराउंडिंग के और ऑर्गन्स हैं जैसे कि एसोफेगस हो गया, स्पाइन हो गया, या फिर हमारे पास जो प्लूरल कैविटी है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन था ऑलरेडी और वो फैल के स्प्रेड होके जो है वो लंग्स के अंदर आया है, तो उससे भी जो है वो लंग एब्सेस होने के चांसेस हैं। तो ये सारे रीज़न से, इसके अलावा एक रीज़न हेमाटोजेनस सीडिंग है, यानी कि ब्लड के अंदर हमारी जो सर्कुलेशन है उसके अंदर कोई भी पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म था और उसने जो है वो लंग के अंदर इन्फेक्शन कॉज किया। ऑरोफेरेंजियल हो सकता है, ऑरोफेरेंजियल सर्जरीज या डेंटल प्रोसीजर्स के थ्रू, मतलब अगर किसी ने कोई रिसेंटली डेंटल सर्जरी करवाई है और वो उस सर्जरी के अंदर उसके अंदर जो है वो सैनिटाइजेशन उनकी ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से भी जो है वो इन्फेक्टेड मटेरियल जो है वो लंग्स के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, माउथ के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू से। इसके अलावा हमारे पास ये सारे जो है वो डिफरेंट स्टेजेस हैं। स्टेज 1 के अंदर क्या होगा कि एस्पिरेशन और इन्फेक्शन जो है वो हमारे लंग्स के अंदर गया। लंग्स के अंदर जाने के बाद उसने क्या किया, इन्फ्लेमेशन की और नेक्रोसिस की। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस होगी वहाँ पे उस एरिया के अंदर और फिर स्वेलिंग होगी, बैक्टीरिया ने वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज किया है, तो वहाँ पे जो है वो उसके बाद क्या होगा, नेक्रोसिस मीन्स कि टिश्यू की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जब टिश्यू की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी तब हमारे पास क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी होगी, वहाँ पे एक कैविटी सी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरे स्टेप के अंदर हमारे पास एब्सेस फॉर्मेशन होगी। एब्सेस फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारे जहाँ पर हमें वो नेक्रोसिस हुई है वहाँ पर क्या होगी, कैविटी बनी। ठीक है, कैविटी बनी लंग्स के अंदर और उस वो जो कैविटी है उसके अंदर आपके पस फॉर्मेशन होगी। ठीक है, पस बनेंगे और इसके अलावा वहाँ पर जो है वो सेलुलर डेब्रिस जो वहाँ पे प्रेजेंट थे वो सारे उसके अंदर जमा होंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया जिसकी वजह से वो हार्म हुआ था वो भी वहाँ पे जमा हो जाएंगे और उसकी सराउंडिंग में जो आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही है ये एक फाइब्रोटिक वॉल है। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत थिक होती है जिसकी वजह से जो है वो इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या होगी, ये जो हमारे पास डेब्रिस है, ये जो हमारे पास कैविटी है, ये इंक्रीज होकर एक्सटेंड इसके
एक्सपेंशन होगी और फिर क्या होगी, ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद जो है वो ये हेमरेज भी कॉज कर सकती है। इसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसमें, जो है वो ब्रोंकोप्लूरल फेस्टुला हो सकता है, मीन्स के जो हमारे एयरवेज है, ब्रोंकस है, उसके और प्लूरल स्पेस के अंदर एक कनेक्शन बन जाना, ठीक है, उसको ब्रोंकोप्लूरल फेस्टुला कहते हैं। इसके अलावा एम्फीमा यानी कि पस जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा प्लूरल स्पेस के अंदर। या फिर हमारे पास सेप्सिस बन सकते हैं। सेप्सिस क्या होती है, ऑर्गन फेलियर के अंदर जा सकता है। या फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होगी, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी में 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप के अंदर रेस्पिरेशन होगा, सेकंड स्टेप में इन्फ्लेमेटरी सेल्स या फिर नेक्रोसिस होगी, जो कि क्या करवाएंगे, कैविटी फॉर्मेशन होगी उसमें। और थर्ड स्टेप के अंदर एब्सिस बनेगा। एब्सिस बनने से क्या होगा कि मतलब वो जो कैविटी है उसके अंदर पस बनेगा, बैक्टीरियाज उसके अंदर जमा होंगे, सेलुलर डेब्रिस उसके अंदर जमा होगा और उसकी सराउंडिंग में आपको जो है वो फाइब्रोटिक वॉल नजर आएगी। फोर्थ स्टेप में एक्सपेंशन हो जाएगी और एट द एंड वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रोंकोप्लूरल फेस्टुला, एम्फीमा, सेप्सिस या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। स्टेज 1 के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लंग्स टिश्यू। सेकंड स्टेज के अंदर हमारे पास कैविटी बनी, जो जिसके अंदर क्या हुआ, पस जो है वो एक्यूमुलेट हुआ, पस जो है जमा हो गया कैविटी के अंदर। और इसके अलावा उसके बैक्टीरिया और सेलुलर डेब्रिस भी हो सकते हैं। स्टेज 3 के अंदर हमारे पास ऑब्लिट्रेशन होगी, तो कैविटी के अंदर क्या होगा, न्यूमोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है, ठीक है। अब है बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि इसकी अपीयरेंस किस तरह से होगी। ग्रॉस में आपको नजर आ रहा है कि ये देखें, इस तरह का जो है वो एब्सिस आपको नजर आता है जब आप इसको मॉर्फोलॉजिकल ग्रॉस पिक्चर में देखें। तो वो अब इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ये फ्यू मिलीमीटर से लेकर एक बड़ी 5 to 6 सेंटीमीटर जो है बड़ी जो है वो कैविटी भी आपको नजर आ सकती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, ये लंग के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, किसी भी पार्ट में जो है वो हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो होता है मिडल लोब, और ये राइट साइड पे ज़्यादा कॉमन होता है। राइट साइड पे कॉमन क्यों होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में बताती हूँ, क्योंकि जो है वो जो हमारे पास ब्रोंकस है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ जो है वो एस्पिरेशन, अगर उसका मेजर रीज़न है, क्योंकि 80% केसेस में एस्पिरेशन से होता है, तो वो राइट लोब के अंदर जो है वो उसका रीज़न ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ऐसे एब्सेस जो निमोनिया या ब्रोंकाइटिस के बाद होते हैं, उनका जो शेप होता है वो बेजल शेप्ड होता है और ये मल्टीपल होते हैं, मीन्स कि एक जो है वो एब्सेस नहीं बनेगा, बल्कि ये मल्टीपल जगह पे जो है वो एब्सेसेस हो सकते हैं, मीन्स लंग्स के डिफरेंट पार्ट पे। इसके बाद जो इसके अलावा जो हमारे पास सेप्टिक एम्बोलाई था, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे पास वो एम्बोलाई आया और उसने हार्ट से ट्रेवल करके लंग के राइट साइड के लंग पे आया, तो वो भी हमारे जो है वो लंग के किसी भी रीजन को इफेक्ट कर सकता है और ये मल्टीपल होते हैं ज़्यादातर। ये एक क्रॉस पिक्चर है जिसके अंदर आपको दिखाया गया कि जो एब्सेस है वो सीवियर ब्रोंकोस निमोनिया की शक्ल अख्तियार कर चुका है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है वो लोअर लोब दिखाया गया है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी कैविटीज़ के अंदर जो है वो लंग एब्सेस दिखाए गए हैं। या आपको जो है वो इसकी हिस्टोलॉजिकल चेंजेस दिखाई गई हैं। हिस्टोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या होगा कि लंग के जो पैरेन्काइमास हैं, पैरेन्काइमा क्या होता है, हमारे पास फंक्शनल टिश्यूज होते हैं किसी भी ऑर्गन के, जो लंग के पैरेन्काइमास होंगे उसकी सेंट्रल एरिया के अंदर आपको कैविटेशंस नजर आएंगी, जो कि हमारे पास डेब्रिस से फिल्ड होंगी। डेब्रिस क्या है, मतलब वहाँ पे वो जो बैक्टीरिया जो उसके रीजन से वो भी उस पस के अंदर एक्यूमुलेट होंगे। इसके अलावा वो जो सराउंडिंग के टिश्यूज हैं वो भी होंगे, सेलुलाइटिस होगा, सॉरी सेलुलर डेब्रिस वो भी वहाँ पे होगा, और फाइब्रोटिक वॉल आपको नजर आएगी। इसके अलावा आपको उस एयरवे, अगर वो जो है उसकी ज़्यादा देर तक उसको जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन एक पर्सन को हुआ है, तो वो क्या करेगा कि अगर उसको कंटिन्यूसली वो इन्फेक्शन रह रहा है काफ़ी टाइम से, तो वो क्या होगा, वो एब्सेस बड़ा होगा और वो डिमार्केशन उसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका होगा कि वो उसने कम्प्लीटली लंग को जो है वो इफेक्ट किया हुआ होगा, उसको डिस्ट्रॉय किया होगा। तो उसको डिमार्केशन यानी उसको जो है वो अलहदा करना नॉर्मल और एब्सेस को वो मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो ग्रीन ब्लैक कलर की आपको मल्टी ऑक्यूलर कैविटीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो क्रॉनिक केसेस में क्या होगा कि फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन जो है वो फाइब्रोटिक वॉल के अंदर होगी, ठीक है। ये जो उसकी वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, फाइब्रोटिक वॉल की होती है, तो उस वो जो होगी वो क्या होगी, प्रोलिफरेटेड होगी, ठीक है, फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेटेड होगी, ठीक है। ये आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई हुई हैं जिसके अंदर आपको जो है वो लंग एब्सेस हिस्टोलॉजिकली जब आप इसको देखते हो तो इस तरह से नज़र आते हैं। अच्छा, सी के अंदर आपको 2 एब्सेस एक साथ दिखाए हैं, बाकी आपको ये डिफरेंट मैक्रोफेजेस भी नज़र आ रहे हैं। और
बाकी जो है वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह भी नजर आएंगे। अब मैं आपको बता दी कि एग्जाम्स में किस तरह से आता है, यही आपके क्लिनिकल फीचर्स है जिससे जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एक पेशेंट है, उसकी एज है 45 ईयर्स, वो कंप्लेन कर रही हैं कि उनको जो है वो कुछ 3-4 दिनों से जो है वो फीवर है, प्लस उनको 2 वीक से जो है वो प्रोडक्टिव कफ है। ठीक है, प्रोडक्टिव कफ इस हॉलमार्क, इसको आपने जो है वो याद रखना है। इसके अलावा वो नाइट स्वेट की कंप्लेन कर रही हैं, प्लस वो कह रही है कि उनको जो है सांस लेने में मसला आ रहा है, वो मतलब बहुत डिफिकल्टी उनको फील हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यहाँ पे आपको चेस्ट पेन की भी वो कंप्लेन करती हैं, और वो कह रही है कि मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है, बहुत जो है वो फर्टिगनेस फील हो रही है। ठीक है, ये सारी जो है वो उन्होंने आपको जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी। इसके बाद आपने उसका क्या किया, आपने उसकी टेस्ट करवाने हैं। ठीक है, टेस्ट करवाने में सबसे पहले आपने क्या करवाना है, उसका चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जब आप उनका करवाएंगे, तो अगर उनको कोई लंग एब्सेस होगा तो उसके अंदर आपको इस तरह से जो है वो डिमार्केटेड आपको जो है पिक्चर के अंदर, एक्सरे के अंदर आपको जो है वो एब्सेस नजर आएगा। ठीक है, अगर पेशेंट को जो है वो इस तरह से आपको एक्सरे के अंदर एब्सेस नज़र आ रहे हैं, फिर आप उसकी जो है वो, अब कम्प्लीटली ये पता नहीं चलता कि वो एब्सेस ही है या फिर कोई और चीज़ है, तो एक्सरे के अंदर सिर्फ हम जो है वो इनिशियल ट्रीटमेंट, मतलब इनिशियल हम उनका टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद आप यहाँ दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, आप उसके सीटी स्कैन करवाएंगे। सीटी स्कैन के अंदर आपको क्या नज़र आएगा कि वो लीजन आपको जो है वो पूरा एरिया नज़र आएगा, और उसके अंदर आपको जो है वो नज़र आएगा कि वो एब्सेस उसकी कितना वो उसने लेंथ कवर किया हुआ है, उसकी क्या जो है वो स्प्रेड कितना हुआ है, कितना ज़्यादा वो फैला हुआ है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। फिर आप उसका जो है क्या करवाएंगे, ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी क्या होती है कि आप जो है वो एसोफेगस के थ्रू जो है वो आप जो है उसका एक कैमरा इंसर्ट करते हैं, और वो ब्रोंकस यानी एयरवेज की तरफ जाता है, और फिर वहाँ पे आपको बताता है कि वो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं है, या फिर है। तो ब्रोंकोस्कोपी के अंदर अगर पेशेंट को जो है वो लंग एब्सेस है, तो उसके अंदर पस फॉर्मेटिव एब्सेस या इन्फेक्शन आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ब्रोंकोस्कोपी के अंदर उनके जो है वो आपको पस पस फिल्ड कैविटीज़ आपको नजर आई। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर 45 ईयर्स की थी। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसका कल्चर मीडिया करवाया। कल्चर मीडिया के अंदर जो है वो एसिड फास्ट टेस्ट जो है वो नेगेटिव था। अगर एसिड फास्ट टेस्ट पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, हमारे पास टीबी होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, लेकिन जो है वो नेगेटिव था, मीन्स कि उनको टीबी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि इस पेशेंट को निमोनिया हो। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है कि कल्चर मीडिया के अंदर उनका जो सेंसिटिविटी है वो पॉजिटिव आई है। इसके बाद इनका जो स्प्यूटम टेस्ट था वो करवाया, उसके अंदर भी आपको जो है वो बैक्टीरिया जो है वो आपको नजर आए, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया था वो कौन सा था, स्पायरोजेट स्पायरोजेट कह रही हूँ, सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये बैक्टीरिया आपको उसकी जो है वो स्पेसिमेंस नज़र आए। इसके अलावा जैसे कि हमें पता है कि इन्फेक्शंस है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो किस चीज़ से ट्रीट करते हैं, हम यूजुअली एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल जो ड्रग्स होती हैं उनसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट का, अब जैसे कि हमें पता है जो इसकी एप्सिस, लंग एप्सिस की जो हमारे पास वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है, फाइब्रोटिक वॉल से, वो बहुत थिक होती है, तो उसको ट्रीट करना ज़रा मुश्किल होता है। जब आपने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, तो आप इनिशियली उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर उससे उसका आपने उसके चेक करते रहना, अगर उनकी जो है वो कुछ टाइम के बाद वो एप्सिस कम होता जा रहा है, तो वो एंटीबायोटिक्स आप से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका जो वो है एप्सिस ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना होता है, उसका उसकी सर्जरी करवा के सबसे पहले आपने उसका पस निकालना होता है। ठीक है, पस आप उसकी निकलवा लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद वो जो है एप्सिस का ट्रीटमेंट आपको सर्जरी से उसको रिमूव करवाना है। ठीक है, उसकी जो वॉल होती है वो हार्ड शेड होती है, बहुत हार्ड होती है, जिसकी वजह से जो है ना एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं कर पाती, वो उसके अंदर ही नहीं जा पाती, तो वो उसको ट्रीट किस तरह से करेगी। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए, तो अगर किसी पर्सन को लंग एब्सेस है, तो उसके अंदर जो है वो चांसेस होते हैं कि उसको जो है वो ब्रोंकोस्पिरल फिब्रस या फेस्टुला हो सकता है, जिसमें क्या होता है, प्लूरल जो है वो प्लूरल कैविटी के साथ जो है वो ब्रोंकाइस कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हेमरेज होने के चांसेस है। हेमरेज क्या होती है, हेमरेज जो है वो ब्लीडिंग। ठीक है, लंग्स के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाएगी, एब्सेस जब फट जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर पस है वो फट जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो सर्कुलेशन है, तो लंग्स से जो है वो ब्रेन की तरफ भी जा रही होती है, तो हमारे पास ब्रेन एब्सेसिस होने के चांसेस, प्लस मेनिंजाइटिस यानी कि मेनिंजीज जो ब्रेन के अंदर होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस थ्रो सेप्टिक एम्बोलाई भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की, तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, हिस्ट्री टेकिंग। पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर आपने जो है वो पेशेंट से सारे क्वेश्चन पूछने कि उन्होंने प्रीवियसली कोई अपनी डेंटल, उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या, उन्होंने कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाया है या नहीं करवाया, या इसके अलावा जो है वो
उनको कोई प्रीवियसली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है उनके, जिससे उनको डायरेक्टली चेस्ट पे कोई इफेक्ट हो, इस तरह की कोई भी हिस्ट्री अगर वो रिपोर्ट करवाते हैं तो वो आपने नोट करनी है। देन आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आप उनकी जनरल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं कि आपको कोई एनीमिया, आप उनसे टेस्ट भी सीबीसी के थ्रू करवा सकते हैं कि उनको कोई एनीमिया वगैरह है या फिर फीवर है, या फिर उनको कोई जब आप उसका चेस्ट की एग्जामिनेशन करते हैं तो उसकी ऑस्कल्टेट करके देखते हैं तो आपको फिंगर्स क्लबिंग में आपको डलनेस सी परकशन की साइन आपको फील हो रही है या नहीं हो रही। ब्रीथ साउंड उनका आप स्टेथोस्कोप के साथ चेक करते हैं कि उनका जो ब्रीथ साउंड है वो नॉर्मल है या फिर कोई इरेगुलर साउंड आपको नज़र आ रही है या फील हो रही है या नहीं। इसके बाद आपने टेस्ट एक्सरे करना है। सबसे पहले टेस्ट एक्सरे के अंदर आपको जो है वो क्या होगा, आप जो है वो देख सकेंगे अगर कोई लीजन होगा तो उसकी आप लोकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा वो एरिया कितना ओपाक है, उसकी कंसोलिडेशन कितनी है, वो सब चीज़ें आप एक्सरे के अंदर देख सकते हैं और ये आपको जो है वो डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने इनिशियली चेस्ट एक्सरे ही करवाना है। एक्सरे के अंदर अगर कोई लीजन प्रेजेंट होता है तो फिर आपने उसकी डायरेक्ट ब्रोंकोस्कोपी करवानी है। ब्रोंकोस्कोपी में क्या होता है कि आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है कि अगर कोई ट्यूमर है या फिर कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल है तो वो उसके अंदर आपको विजुअलाइज हो जाएगा, उसका साइज़, इवन उसकी लोकेशन और सब कुछ। उसके बाद आप उसके स्प्यूटम का कल्चर लेंगे। अगर कल्चर टेस्ट के अंदर जो है वो सेंसिटिविटी ऑफ एनी बैक्टीरिया या एंटीमाइक्रोबियल कोई सेंसिटिविटी या फिर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हैं तो ये भी आपको, आपके पास क्या है, एक और पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। सीटी स्कैन करवाएंगे तो आपको जो है वो मैलिग्नेंसीज का पता चल सकता है, स्कार्स का, थोरैक्स के अंदर कोई एब्सिस है तो वो सारी चीज़ें आपको सिटी स्कैन के अंदर नज़र आएंगी। सीबीसी अगर आप करवाते हैं तो उसके अंदर आपको जो है वो एनीमिया नज़र आता है, ल्यूकोसाइटोसिस। और ग्लूकोसाइटोसिस क्या होती है, हमारे पास डब्ल्यूबीसीज होते हैं। जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन कहीं पर भी होती है तो वहाँ पर जाके जो है वो डब्ल्यूबीसीज एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पे वो इम्यून सिस्टम का वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर कोई वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होंगे और आपको ईसीआर जो है वो रेस्ट नज़र आएंगे। अगर कोई पेशेंट है जो इम्यूनोलॉजिकल सप्रेस्ड है तो आप उसका जो है, आप उनका जो है वो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट से भी आप पता कर सकते हैं कि वो इम्यूनोलॉजिकल एंटीजन जब आप सीरम का करवाएंगे तो उसके अंदर कोई माइक्रोबियल एजेंट जो है वो, या फिर स्पूटम या यूरिन के अंदर कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट आपको नज़र आ रहा है या नहीं। ठीक है। सेकंड, आप उसके बाद क्या करेंगे, आप उनको थोरेसेंटेसिस करवाते हैं जिसके अंदर आप जो है वो प्लूरल का जो फ्लूइड होता है प्लूरल कैविटी का वो लेंगे और उसकी एग्जामिनेशन करवाएंगे। ठीक है। वेंटिलेशन या परफ्यूजन, इसका जब पेशेंट को जो है वो प्रोलॉन्ग कोई कंडीशन होती है तो आप जो है वो लंग्स की, तो उसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। आप जो है उनका टेस्ट करवाएंगे वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, तो उसके अंदर वो सारी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, तो इसके अंदर आप हाइपोक्सीमिया एंड हिपोकैप्निया, ये वाला टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है। इसके बाद है पल्मोनरी एंजियोग्राम, इसके अंदर आप क्या कर देते हैं, कंट्रास्ट एजेंट जो है वो आपके पल्मोनरी आर्टेरियल सिस्टम के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है वो उसको विजुअलाइज किया जाता है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन या कोई एबनॉर्मलिटी ब्लड फ्लो के अंदर आपको नज़र आ रही है या नहीं। ठीक है। इसके बाद आप एंड में आप उसकी जो है वो पेरिफेरल वेस्कुलर स्टडीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं जिससे आपको जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है कंफर्म हो जाता है। ईसीजी आप उसकी करवाते हैं, बायोप्सी और एमआरआई। ठीक है। तो ये सारी फाइंडिंग्स थी जो जिससे आप जो है वो अपनी डायग्नोसिस अच्छी बना सकते हैं। ठीक है। और दिस इज़ ऑल अबाउट लंग एब्सिस। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी।